बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 4 अबाउट द पेडागोजी। पेडागोजी का जो कोर्स हमने आगाज़ किया था, स्टार्ट किया था, हमने उस वक्त भी आपको बताया था कि इसकी एप्लीकेशन जो है ये जितनी भी टीचिंग के रेलिवेंट जॉब्स हैं, भले वो लेक्चरर है, भले वो प्राइमरी लेवल पे है, जनरल लेवल पे है, मिडल, जिस कैटेगरी का भी टीचर है उसके लिए ये कोर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी एप्लीकेशन आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बीएड वगैरह नहीं किया या बीएड भी किया है और उनकी कोर्स की रिवीजन वगैरह या कंसेप्चुअली वीकनेस थी तो ये उनके लिए भी बराबर का फ़ायदा देगा। और जिन्होंने टीचिंग की आगे चल के जॉब करनी है या सम टाइम प्राइवेट टीचिंग में वो एज ए प्रोफेशन लेके चल रहे होते हैं लेकिन उन्होंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया होता, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इंतहाई मुफीद है ये कोर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या हम जिस पे बात करेंगे वो सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे कि सिलेबस किस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है। और टीचर और स्टूडेंट दो, अब हमारे पास जब क्लासरूम होता है तो दो उसमें लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक टीचर टीच कर रहा है, दूसरे बच्चे लर्न कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी भी एक होती है जो कि मैनेजमेंट होती है या उनका जो भी हेड कर रहा होता है एक इदारे का, वो उनको समझा रहा होता है कि आप किस तरीके से इफ़ेक्टिवली इस एक्टिविटी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जिस मकसद के लिए बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं डेफिनेटली वो ऑब्जेक्टिव हम कैसे मीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए टीचर्स को स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन भी दी गई होती हैं और उसको सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताया गया होता है, इन डेप्थ उसकी अवेयरनेस होती है कि ये जो सिलेबस आप पढ़ाने जा रहे हैं इससे मकसद क्या है कि बच्चे के अंदर कौन सी स्किल डेवलप करना और बच्चों के अंदर हमने पूरे साल के अंदर कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। और वो डेवलप जो हमने करनी है, वो जो टूल और टेक्निक्स हमारे पास यूज़ होती हैं, वो एक तो टीचर होता है, दूसरा सिलेबस होता है जो उनको कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि एक रास्ता है जिस रास्ते पे आपको कोई गाइड करते हुए लेके चल रहा है और गाइड करने वाला आपका टीचर है और चलने वाले पीछे जो हैं वो हैं आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और जो रास्ता है वो आपका स्कूल है, क्लास है, आपका मैकेनिज़्म जिस जगह पे आप इकट्ठे हुए हैं। तो तभी आप गोल पे पहुंच सकते हैं जब आप सही रास्ते पे सही तरीके से सही स्पीड के साथ चलें। तो आज हम अगर सिलेबस की बात करें कि सिलेबस इटसेल्फ होता क्या है, इंफॉर्मेशन कंटेंट इन सिलेबस, सिलेबस में क्या बातें होती हैं। एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, जनरली उसमें किताब के आप प्रीफेस में भी देखें तो आपको 2-3 टॉपिक्स नज़र आते हैं जिनको अगर आप पढ़ते हैं। गोल्स क्या होती हैं कि ये पूरा जो सिलेबस है या ये जो बुक डिज़ाइन की गई है, सिलेबस जिसमें दी गई हैं चीज़ें, उसके अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो मकसद क्या है, हमने उससे अचीव क्या करनी है, हमारी गोल क्या है। दे आर समरी ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस यूनिट्स कंटेंट इन दैट सेक्शन। कि इस पूरी बुक के जितने सेक्शंस हैं, जितने इसके यूनिट्स हैं, उनके अंदर मकसद क्या है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक सेक्शन की, तो एक किताब हो सकता है कि 5 सेक्शन में डिवाइडेड हो और हर सेक्शन का एक क्लियरली मकसद हो, एक टॉपिक अलग से हो और उस सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए फिर आगे उसके चैप्टर्स हों, यूनिट्स हों और उन यूनिट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक जो है पहले में दी गई होती है, दूसरे नंबर पे थोड़ी सी उसके अपर लेवल पे होती है, तीसरे नंबर पे उसमें और कंटेंट्स होते हैं, तो सो ऑन। और ये हमें फिर एक पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए मौका मिलता है। तो ये एक पूरा सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर फर्दर यूनिट्स जैसा कि मैंने पहले बताया और यूनिट्स का नाम आप चैप्टर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी बुक बनी होती है। तो सेक्शंस एंड यूनिट्स, दीज आर डिवीजन्स इन द सिलेबस। सिलेबस को हमने मजीद सेक्शन और यूनिट्स में डिवाइड किया था, यानी कि अगर सेक्शन 5 है तो हर सेक्शन के अंदर आगे 2-2, 3-3 यूनिट्स हो सकते हैं। These are divisions in the syllabus or the way the syllabus has been planned. Year by year, each year's work has been divided into sections. यानी कि हर एक सिलेबस को फिर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो ईयरली भी हो सकता है, मंथली, वीकली भी हो सकता है। अगर हम एक क्लास के सिलेबस की बात करें तो उसमें ईयर बाई ईयर नहीं होगा, बल्कि उसमें वीकली, मंथली, सो ऑन, यानी कि 3 महीने का, 6 महीने का और इस तरीके से भी हिस्सा हो सकता है।
और जब हम एक पूरे स्टूडेंट की कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं जो बोर्ड लेवल पे होता है, फेडरल लेवल पे होता है, जो डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें ये होता है कि प्राइमरी तक आपने ये स्किल डेवलप करवानी है, मिडिल लेवल के स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप हो जानी चाहिए थ्रू सिलेबस, और इसके बाद मैट्रिक है और सेकेंडरी एजुकेशन जो भी सो ऑन ग्रेजुएशन और मास्टर जो है उसमें सारी चीज़ें डिवीजन की जा सकती है जब हम पूरे सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा, कंटेंट क्या होते हैं? वो बातें, वो सिलेबस के अंदर चीज़ें जो हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे उसको टेक करते हैं। अब अगर मैं आपको साथ में एग्जांपल दूं कि अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है बहुत अच्छा हो, अच्छे तरीके से जो है उसकी डिज़ीज़ उसकी तशख़ीस कर सकता हो, लेकिन अगर वो मेडिसिन ना दे, मेडिसिन लिख के ना दे, उसको इंजेक्शन ना दे, टैबलेट्स ना दे, तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। सेम इसी तरीके से है कि जो स्टूडेंट को, पेशेंट को अगर वो मेडिसिन लेगा तो उसकी रिकवरी होगी। इसी तरीके से जो बच्चा है उसको को कंटेंट्स एजुकेशन के देंगे तो जिनसे वो लर्न करेगा, अपनी वोकेबलरी उसकी बढ़ेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में उसका विजन सही तरीके से आगे चलेगा। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है टेक्निकल एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। टेक्निकल और लर्निंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि जो आपने बच्चे से हासिल करना है, जो टीचर को गाइड किया गया है कि आपने जब ये लेसन, ये सेक्शन, ये यूनिट बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके बाद उनके अंदर अवेयरनेस किस चीज़ की होनी चाहिए। अब ये जो अवेयरनेस उनके अंदर नॉलेज के थ्रू पैदा हो जाती है, अब दोबारा काम क्या होता है कि वो नॉलेज और वो स्किल्स आप उनको टेस्ट भी करें, उनको देखें कि ये इनके अंदर टेक्निकल भी कोई स्किल आई है, उनके अंदर इनिशिएटिव की स्किल भी डेवलप हुई है या नहीं, अगर हुई है तो किस तरीके से हुई है। फिर उसका जो है आपने उनको प्रैक्टिस करवानी होती है, एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं टीचर की तरफ से बच्चों के लिए जिन पे उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है, और वो जो उन्होंने इल्म हासिल किया होता है या अवेयरनेस एक टॉपिक के बारे में हासिल की होती है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है। और जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट उसको करते हैं, इट्स मीन कि ये जो उनके अंदर इनिशिएटिव है, उनके अंदर काम करने की सलाहियत, उनके अंदर वो नॉलेज जो उन्होंने हासिल किया है प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की उनके अंदर सलाहियत डेवलप होना शुरू हो गई है। यानी कि दीज एक्टिविटीज़ विच इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ईच टॉपिक आर एक्सपेक्टेड टू बी कवर्ड at any particular stage in the lesson delivery. They include suggestions for the methods that could be employed to promote good or best primary practices. The teaching and learning activities are outlined to ensure maximum pupils participation in the lesson. यानी कि उस लेसन में उनकी प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वो उसमें जो है वो एंगेज हूँ, वो आपके साथ लेके चल रहे हूँ। The teacher is encouraged to reorder the suggested teaching and learning activities and also add to them where necessary in order to achieve optimum pupil learning. यानी कि जो आपका तरतीब है, उनकी पढ़ाने का अंदाज़ है, स्टाइल है, रीऑर्डर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने समझाया पढ़ाया, दोबारा उनको एक दूसरे एंगल से उनको समझाने और पढ़ाने की कोशिश करें। और पहली दफ़ा जिन बच्चों को आपने फोकस किया था ड्यूरिंग लेसन, अगर आपको लगता है उनको चीज़ों की समझ आ गई है और जो आप समझते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लैग कर रहे हैं, उनको सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो आप दोबारा उन पे फोकस कर सकते हैं। और जब उन पे आप फोकस करेंगे तो उनकी लर्निंग भी जो है वो बेहतर होती जाएगी। इट्स मीन कि वो सारे के सारे एक पेज पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और फर्स्ट प्रैक्टिस में जिनको सही तरीके से ग्रिप नहीं हुई थी, दूसरी दफ़ा उनको भी हो जाएगी, और जो आपकी क्लास है वो पूरी की पूरी एट द सेम पेज आ जाएगी। और अगर फ़र्ज़ किया आप यहाँ पे काम अधूरा छोड़ देते हैं, उनकी टेक्निकल स्किल कुछ के अंदर डेवलप हो जाती है, कुछ के अंदर एक्टिविटीज़ इनिशिएट करने की स्किल डेवलप नहीं होती, तो आप जब नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे और जो ये रिक्वायर्ड एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन होगी उस टॉपिक को समझने के लिए, अगर कुछ ग्रुप ने, स्टूडेंट्स ने वो लर्न नहीं की तो वो आगे नहीं चल सकेंगे। तो आपके लिए आने वाले टाइम में एज अ टीचर वो प्रॉब्लम ही होता जाएगा। जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो रिक्वायर्ड आउटकम्स हैं एक क्लास से, बच्चों से, तो आप कुछ का हासिल कर पाएंगे, कुछ का नहीं, तो अल्टीमेटली आपका रिज़ल्ट उससे ख़राब होगा। और जब आपकी क्लास का रिज़ल्ट ख़राब होगा तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन जाएगी।
अच्छा, इसके बाद इवैल्यूएशन होता है, यानी कि एक सिलेबस के अंदर इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया भी होना चाहिए। हर यूनिट, हर सेक्शन के एंड पे या जिस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो वो इवैल्यूएशन के लिए होते हैं, जो एक मारूजी तरह के भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जब वो क्वेश्चन फॉर्म में होंगे तो वो टीचर जब उनसे सवाल करता है बच्चों से, तो वो जिससे आंसर किया जाए तो फिर पता चल जाता है कि इस क्लास को इस टॉपिक की कितनी एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर अच्छा आंसर मिल जाए, अच्छा जो रिक्वायर्ड आपको अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनकी जो आपने पढ़ाया समझाया उसके मुताबिक बच्चे जवाब दे लें, इट्स मीन कि आपने अच्छे तरीके से उनको कम्युनिकेट कर दिया। द इवैल्यूएशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड information to help the teacher to decide whether the objectives of the lesson have been achieved. It also seeks to find out whether the methods employed are sufficient enough to achieve the objectives set out for the lesson and to identify any defects in the learning situation. It deals with exercises to find out the extent to which the lesson of each unit has been अंडरस्टूड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर क्वेश्चन के एंड पे कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हों तो उससे टीचर को समझने में आसानी होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो जो समझने वाली आपको आइडिया होना चाहिए वो है टीचर्स मैनुअल हैंडबुक। टीचर्स की मैनुअल हैंडबुक वो है जो स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से हर टीचर के लिए एक प्रोवाइड की गई होती है। फर्स्ट गया क्लास 5 का टीचर है, क्लास 8 का टीचर है, 10th का है और सो ऑन, किसी भी क्लास का टीचर, उसको एक गाइडलाइन दी गई होती है या मैनुअल या उसके सब्जेक्ट के मुताबिक उसको हैंडबुक दी गई होती है कि आपने बच्चों से ये स्किल डेवलप करवानी है और आपका जो सिलेबस है इस ईयर का उसके अंदर फ़लाँ चैप्टर हैं और फ़लाँ चैप्टर जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, कितनी हद तक करवानी है और आया कि चैप्टर अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उस पर टाइम कितना ज़्यादा लगाना है। अगर ज़्यादा टाइम लगाना है तो उसको इवेल्युएट करते हुए आपने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने हैं, टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस उसमें हो। तो ये टीचर्स के लिए गाइडलाइन, और इसके अलावा सजेस्टेड होती हैं उनके अंदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कि बच्चों से कौन सा आपने काम करवाना है। जब ये आप सबक पढ़ा चुके होंगे तो अल्टीमेटली आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिनको आप टेस्ट करें, एवेलुएट करें तो अल्टीमेटली आप सेटिस्फाई हो जाएं कि ये टॉपिक, ये चीज़ जो हमने उन तक कम्युनिकेट करनी थी या स्किल उनके अंदर डेवलप करनी थी ये हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद है प्यूपल्स टेक्स्ट बुक, यानी कि वो सिलेबस की किताब जो बच्चों को हमने रेफ़र की होती है, जिसको टीचर पढ़ाता है। ये तो एक बुक होती है, साथ में मैनुअल जो हैंड बुक होती है, टीचर की हैंड बुक होता है, उसका मैनुअल होता है, गाइडलाइन होती है उसकी, तो उसके साथ मैच करती है। यानी कि हर चैप्टर के मुतालिक अगर जब वो पढ़ा रहा होगा तो चैप्टर मौजूद है स्टूडेंट की बुक में और जो उसके मैनुअल है टीचर के लिए उसमें गाइडलाइन मुहैया की गई। ये जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे इसमें ये आउटकम रिक्वायर्ड है और साथ में उसके रेफ़र किया गया होता है कि आप इसको अच्छे और इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए फ़लाँ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फ़लाँ एक्शन लेंगे, फ़लाँ तरीके से लेके चलेंगे तो उनकी अच्छे तरीके से लर्निंग होगी। तो ये सजेशंस होती हैं साथ में मैनुअल में, और जो टेक्स्ट बुक होती है बच्चों की वो अलग होती है। और इसके बाद होता है पीपल्स वर्क बुक, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो वर्क बुक है वो नोटबुक आप समझ लें, या जिनमें उन्होंने अपना होमवर्क किया होता है, काम उन्होंने किया होता है, उनके लर्निंग का जो सारा भी काम होता है। तो हर सब्जेक्ट की एक वर्क बुक होनी चाहिए और जो चैप्टर वो पढ़ते हैं उसके अंदर वो क्वेश्चन, वो एक्सरसाइजेज आप लेके जाएं टेक्स्ट बुक के मुताबिक। यानी कि फर्स्ट के टेक्स्ट बुक में 10 चैप्टर थे, आपकी वर्क बुक के अंदर भी 10 सेक्शन कम अज़ कम ऐसे होने चाहिए या 10 टेस्ट ऐसे होने चाहिए या 10 एक्टिविटीज़ ऐसी दी गई होनी चाहिए जो हर चैप्टर के साथ मैच करती हो। और बच्चा जब वो होमवर्क करने की कोशिश करता है, अपने तौर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, जो टीचर ने उसको कम्युनिकेट किया, सिखाया, तो जितना इफ़ेक्टिव तरीके से वो इस पे काम कर लेगा, इट्स मीन कि उसने उस चैप्टर पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसको समझने के बाद उसने वर्क बुक पे जो एक्टिविटीज़ थी वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे कर दी, तो इट्स मीन कि जो आप उस तक नॉलेज कम्युनिकेट करना चाहते थे वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है, आपका गोल और आपका मकसद। अब अगली जो बात है अदर एलिमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आप चैप्टर बात कर रहे हैं, हॉकी की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज हॉकी एक जो है वो चैप्टर आ जाता है इंग्लिश की बुक में और उसमें सिखाया जाता है कि जी इसके अंदर ये इतने खिलाड़ी होते हैं, कैसे गेम स्टार्ट करते हैं, रेफरी का क्या रोल होता है, अगर कौन सा जो एक्टिविटी एक प्लेयर करता है तो उसको जो है वो उसकी वो एक्टिविटीज़ फाउल काउंट की जाती है, एज ए पेनल्टी कैसे मिलती है, सो ऑन। ये चीज़ें जब आप हॉकी के बारे में उनको पढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो साथ में क्या करता है टीचर का अगर इंटरेस्ट अच्छा हो, वो
प्रैक्टिकली देख रहा हो कि रैंकिंग जो है हॉकी की क्या चल रही है, पाकिस्तान की टीम की हॉकी की मैच के कोई रिसेंट हुआ हो तो उसका रेफरेंस दे सकता है, और कभी अगर अरूज रहा तो उस वक्त का कैप्टन कौन था, और आजकल हॉकी की टीम कौन सी मुल्क की जो है वो टॉप पे चल रही है, और इनके जो अच्छे अच्छे मैचेस हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, और ये कितनी रिस्की है और इसके कितने फ़ायदे हैं हॉकी। अब ये बुक में नई चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन ये कि टीचर अगर गूगल करता है या अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखता है, वर्ल्ड के अंदर जो जो उसके ऊपर टॉपिक पे काम हो रहे हैं, तो जितना उसको अच्छे तरीके से वो अंडरस्टैंड करेगा, लेके चलेगा और उनके रेफरेंस देगा, एग्जाम्पल देगा, तो बच्चे प्रैक्टिकली बुक से हट के थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट पैदा होगा और उनको लर्निंग में और भी ज़्यादा आसानी होती जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आपने एक दफ़ा मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने सिलेबस के बारे में बात की, और सिलेबस किस तरीके से उसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिलेबस को सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है और सेक्शन को फर्दर यूनिट्स में डिवाइड किया होता है, और उसके एक ख़ास मकसद होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव शायद हमने स्किप नहीं किया, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो थे हमने शायद इस पर बात नहीं की, तो वो ये चीज़ें होती हैं जो बच्चे के अंदर एक ख़ास स्किल आपने डेवलप करवानी होती है उस लेसन के थ्रू, ये होती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी कि बच्चे के अंदर अगर इंग्लिश राइटिंग की स्किल लाजमी तौर पे होनी चाहिए, तो वो उसके लिए जो चैप्टर बनाया गया था या एक्सरसाइज बनाई गई थी, बुक में दी गई थी, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। जनरल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने ये चीज़ें कम्युनिकेट जनरली करनी है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक बच्चे के को ABC लाजमी यहाँ पे स्टेज में आनी चाहिए, मैथ के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लाजमी स्टेज पे आ जाने चाहिए, और अगर फंस के उस पे अगर चले जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सो ऑन, वो रिक्वायर्ड जो है कि यहाँ तक पहुँच के बच्चे के अंदर ये स्किल लाजमी तौर पे डेवलप हो जानी चाहिए। ये बुक पढ़ के अगर मैथ की हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि वो स्किल जो लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए कंटेंट्स जो होते हैं वो हमें रास्ता देते हैं, कंटेंट्स को ही हम यूज़ करके अल्टीमेटली स्टूडेंट के अंदर नॉलेज कम्युनिकेट करते हैं। और इसके बाद टेक्निकल, जिसमें आपने एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, और चैप्टर का एंड पे जो होता है क्वेश्चन वगैरह, उससे आपने इवेलुएट करना होता है स्टूडेंट को, और टीचर्स की जो मैनुअल हैंडबुक होती है उससे आप जो है वो लर्न करते हैं, बताते हैं टीचर को कि आपने जो गाइडलाइन होती है टीचर के लिए कि आपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनसे अच्छे तरीके से आप जो है आउटपुट हासिल कर सकते हैं। पीपल्स टेक्स्ट बुक जो कंटेंट्स के इनलाइन होती है, यानी कि जो कंटेंट्स हमने कम्युनिकेट करने हैं वो स्टूडेंट जो होते हैं, तलबा जो होते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो हमने सजेस्टेड मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो भी बुक होती है उसके अंदर होती है। और पीपल वर्क बुक जो होती है वो बुक के इन लाइन होती है, जिसमें उसने प्रैक्टिस करनी होती है चैप्टर टू चैप्टर। और जो अदर सोर्सेज होते हैं, ये टीचर के लिए गाइडलाइन होती है, जितना वो एक्सटर्नल वर्किंग करेगा, अच्छे तरीके से उस टॉपिक पे रिसर्च करेगा, उसको समझा होगा, उसकी ग्रिप होगी, और उनकी अगर एग्जांपल देगा तो वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।